हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सर्कल। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 12th अनायास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हमारा 10 है। इससे पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो हमारे चैनल पर आपको जो है 12th अनायास हिस्ट्री का पूरा सिलेबस इस तरीके से आप लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक। इसके अलावा ज्योग्राफी का चैप्टर सिलेबस भी हमारे चैनल पर चल रहा है, तो उसके लिए जो है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, जिसका कोड है 315। 12th वाले बच्चों के लिए वीडियो है, और चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मुगल शासन की स्थापना, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक साल में इस चैप्टर के अंदर से हर एक साल जो एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं में से आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको जो है इन्हीं 5 क्वेश्चन के अंदर विद आंसर आपको जो है मिल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर आपको इन क्वेश्चन के अलावा कुछ और प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारे देखिए चैप्टर का नाम क्या है, देखिए मुगल शासन की स्थापना, यानी मुगल शासन का जो यहाँ पर स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की थी और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो गाइज पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी अकबर का अग्रसर था, सिद्ध कीजिए। यानी शेरशाह सूरी जो था वो अकबर ने उसको जो मोटिवेट किया था, तो इसको इस बात को आपको सिद्ध करनी है। तो गाइज शेरशाह ने शासन प्रबंध के रूप में अनेक आदर्श स्थापित किए, जिन्हें बाद में अकबर ने अपनाया। यानी पहले ये जितने भी अच्छे काम थे शेरशाह सूरी ने अपने शासन के दौरान जो किए थे, बाद में उनको किसने अपनाया गाइस, यहाँ पर बाद में उनको अकबर ने अपना लिया। इस तरीके से शेरशाह सूरी ने अकबर का अग्रसर होने का श्रेय प्राप्त किया, ठीक है। और एक संक्षिप्त विवरण इस तरीके से देख सकते हैं हम कि उच्च राजकीय आदर्श, शेरशाह सूरी कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करता था, बहुत ही प्लस पॉइंट था ये उसकी पर्सनालिटी का। कभी भी वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था और जनता की भलाई के लिए वो कड़ा परिश्रम करता था, मेहनत करता था। और अकबर शेरशाह द्वारा दिखाई गई इसी राह पर चला। मतलब जैसे कि शेरशाह ने अपने टाइम को भी वेस्ट नहीं किया, अच्छे तरीके से अपना शासन चलाया, उसी चीज को अकबर ने भी फॉलो किया, पीछे पीछे अकबर भी अपना चलता गया। अब गाइस आगे है कि प्रशासनिक विभाजन। तो शेरशाह ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को सरकारों और परगनों में विभक्त कर दिया। शेरशाह ने क्या किया, ताकि उसके शासन की व्यवस्था अच्छे तरीके से चल सके, तो इसलिए उसने राज्य को गाइस यहाँ पर क्या कर दिया, सरकारों में और इसके अलावा परगनों में उसने उनको डिवाइड कर दिया। सरकार तथा परगने में अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए, और अकबर ने भी शेरशाह के समान ही प्रशासकीय इकाइयों और नागरिक संस्थाओं को इनके नाम बदलकर अपनाया। उसने इब्राहिम की सेना को 2 पंक्तियों से घेर लिया, और बीच में से उसके घुड़सवारों ने तीरों से, और अनुभवी जो ऑटोमैन लोपचियों थी उन्होंने तोपों से आक्रमण कर दिया, और खाइयों और राह में खड़ी की गई बाधाओं से सेना को दुश्मन के विरुद्ध आगे बढ़ने में बचाव का काम किया। सो गाइस कुछ इस तरीके से इब्राहिम लोदी की। चलिए वीडियो को प्लीज़ आप जो है लाइक कर दीजिएगा। पहले आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर जो है आप शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड के साथ। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है और सिलेबस के लिए वो तंग हो रहा है तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में अपना जो है फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम कि भाई यहाँ पर हमने छोड़ा कि भाई इब्राहिम लोदी की सेना के बहुत भारी संख्या थी। इब्राहिम लोदी की सेना के बहुत भारी संख्या में सैनिक मारे गए, और इब्राहिम लोदी की युद्ध में इस तरीके से मृत्यु हो गई, और इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का यहाँ पर नियंत्रण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद यहाँ पर बाबर का जो है नियंत्रण स्टार्ट हो गया। आगे है कि जन कल्याणकारी कार्य। तो शेरशाह सूरी ने प्रजा के लिए सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए ताकि जनता की भलाई हो सके, और यात्रियों की सुविधा के लिए उसने सराय भी बनवाई। तो ये बहुत अच्छे काम किए थे शेरशाह सूरी ने, और उसी का अनुकरण किसने किया, उसी की नीति जो अपनाई थी वो अकबर ने अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट पे आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन है कि बाबर के आक्रमण के समय देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। मतलब जो राजनीति की यहाँ की स्थिति हमारे देश की, वो जब बाबर यहाँ पर आया था तो उसके आक्रमण के दौरान कैसी स्थिति थी। तो जिस समय बाबर ने, ये जो हमारा वर्ड है ये बाबर है, जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक दशा जो है बहुत ही शोचनीय थी, दुर्बल थी और अस्थिर थी। इब्राहिम के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पतोन्मुख थी और उसका साम्राज्य सिमट कर दिल्ली के आसपास ही रह गया था।
अब आपसी संघर्ष और आंतरिक विद्रोहों ने देश की शक्ति को कमजोर बना दिया था। अब देश में शक्तिशाली सरकार का अभाव तो हो गया था, तो वही उत्तर भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, दक्षिण भारत में बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदरपुर स्वतंत्र राज्य थे, किंतु उनमें से किसी भी राज्य की स्थिति स्थिर और दृढ़ नहीं थी। ये सारे के सारे राज्य कमजोर थे और सर्वत्र आंतरिक विद्रोह, ईर्ष्या और शत्रुता चलती रहती थी। उधर बाबर ने आक्रमण के समय गुजरात पर मुजफ्फर शाह का शासन था। तो इस तरीके से भारत की राजनीति में उस समय क्या हुआ था, भारत की राजनीति में उस समय अत्यंत अस्थिरता थी और पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर लिया था, किंतु वे वहीं तक सीमित थे। भारत की राजनीति की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी, जिससे बाबर के लिए भारत पर आक्रमण करने का रास्ता खुल गया था। दूसरी ओर भारत की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति भी संतोषप्रद नहीं थी और देश की जनता कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। अर्थात बाबर के लिए हर तरीके से स्थिति अनुकूल थी। बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने का मौका मिल गया, तो बाबर के लिए परेशानी की तो कोई बात थी ही नहीं और भारत पर मुसलमानों के लिए अब मंच इस तरीके से एक तैयार हो गया था। सो गाइज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर दिया है और इसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि भी बाबर ने जब आक्रमण किया था ना, तो हमारे देश की क्या कंडीशन थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर डिस्कस किए हैं। चलिए हम आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है 7303838500। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप क्या करेंगे, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करिएगा और हमारे ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगा पर्टिकुलर वीडियो का। इसके अलावा जो अदर चैप्टर्स है उनका PDF फाइल भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एनालिसिस से लेकर रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां पर, क्योंकि ग्रुप में हम पर्सनली बच्चों से जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो डाउट के लिए और क्वेरी के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एनालिसिस से लेकर रिलेटेड, एक सही और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके पाई परिवार के सदस्य बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें रहती हैं अवेलेबल हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो गाइस यहाँ पर अकबर की धार्मिक नीति पर आपको प्रकाश डालना है, मतलब अकबर ने धर्म से लेकर रिलेटेड जो नीति अपनाई थी उस पर आपको चर्चा करनी है। आई थिंक आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, तो वहां से भी आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे अगर चीज आपके माइंड में हो तो भाई एक शासक और राजनीतिज्ञ की दृष्टि से अकबर की धार्मिक नीति एकदम एकदम कहना अनोखी थी, बिल्कुल उसका कोई मुकाबला नहीं है। वस्तुतः उसकी यह नीति गैर रूढ़िवादी धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी। संभवतः वह प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचार इतने उदार और विकसित थे। मतलब धर्म को लेकर जो अकबर के विचार थे बहुत ही ज्यादा उदार थे, विकसित थे, अपनी सोच से भी आगे के थे। उसकी धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी, मतलब सर्व धर्मों को बराबर मानता था और उसे सुहल कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना कहते हैं। अकबर की धार्मिक नीति के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने से पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि अकबर द्वारा कथित रूप से अपनाई गई धार्मिक नीति में कोई असंगति नहीं थी। उसने जो नीति अपनाई हुई थी धर्म से लेकर रिलेटेड, उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई असंगति नहीं थी। उसकी धार्मिक नीति वास्तव में सुन्नी मुस्लिम रूढ़िवादिता और सहनशील धार्मिक दृष्टिकोण से संबद्ध थी। तो इस नई सिद्धांत को अपनाने के पीछे सभी प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य क्या था भाई, क्यों अपनाई थी अकबर ने ये नीति, ताकि हिंदू मुस्लिम मुसलमान को एक दूसरे के संपर्क में लाए और एक दूसरे के करीब ले आए। तो अकबर एक दूरदर्शी शासक था, दूर की सोचता था वो। उसने सत्ता संभालते ही समझ लिया था कि भाई बिना हिंदुओं के सहयोग के साम्राज्य विस्तार करना असंभव, नहीं तो कठिन तो अवश्य है। ठीक है, तो हिंदुओं के सपोर्ट के बिना अकबर को पता था कि जो मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। अर्थात उसने हिंदुओं के प्रति चली आ रही भेदभावपूर्ण नीति का अंत करते हुए विरासत में मिली धार्मिक नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया। अब देखिए डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने कुछ कहा है उनके बारे में, तो ये पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक ध्यान कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट को भी ऐड कर देंगे, किसी की डेफिनेशन आप डाल देते हो, किसी की डेफिनेशन आप डाल देते हो ना, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, आपका आंसर और अच्छा लगता है। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उन्होंने क्या कहा गाइस, अकबर के इस्लाम के प्रति धारणा और गैर इस्लामी धर्मों तथा उनके अनुयायियों के प्रति उसकी जो दृष्टि थी वही धुरी थी जिस पर उसके दरबार और सरकार के सभी कामकाज घूमते थे। तो अकबर
कि यहाँ से यहाँ तक गए जिन्होंने एक ये परिभाषा दी है, डेफिनेशन, ये जो कोमास निबंध है आप देख सकते हैं डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। आगे है कि अकबर के धार्मिक नीति के 4 महत्वपूर्ण घटकों के संदर्भ में देखा जा सकता है। अकबर की नीति के जो 4 महत्वपूर्ण घटक हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए क्या क्या घटक थे उसकी धार्मिक नीति के। धर्म से रिलेटेड नीति के जो घटक थे वो ये थे कि जजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी उसने। जजिया जो कर था यानी टैक्स था उसको हटा दिया था। राजपूतों की भर्ती की थी। इबादत खाना खोलना, ठीक है, इबादत खाने जो थे खोल दिए गए थे। और दीन इलाही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकबर ने बड़ी बुद्धिमानी से अपने युग की शक्तियों को समझा और इस तरह उसको इस्तेमाल किया। तो गाइस इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने जाना है कि अकबर ने किस तरीके से अपनी जो है नीति, धार्मिक नीति को इस्तेमाल करके अपने राज्य का विस्तार किया और विकास किया। ठीक है, तो धार्मिक नीति क्या थी बेसिकली फिर से हम देख लेते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अकबर की धर्म से रिलेटेड नीति के बारे में हमने जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गाइस वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं पाई स्टडी सर्कल चैनल को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इन पॉइंट्स के अलावा इस चैप्टर के अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता, जो भी है पूरे चैप्टर का निचोड़ है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि भाई राजगद्दी पर बैठने के पश्चात औरंगजेब की राजपूत नीति का विवरण देना है। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में औरंगजेब के बारे में पूछा गया है कि जब वो राजगद्दी पर बैठ गए तो उनकी राजपूत नीति का विवरण देना है। तो 16वीं शताब्दी के दौरान भी मुगल राजपूत संबंधों का निर्धारण शासन के वर्गों की राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक हुआ, लेकिन बाद में साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव, राजपूतों के आंतरिक झगड़ों और विभिन्न दलों द्वारा क्षेत्रीय स्वायत्तता के सिद्धांतों की उद्घोषणा की पृष्ठभूमि में मुगल राजपूत संबंधों को धक्का लगा। ठीक है, तो औरंगजेब की राजपूत नीति यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये आपको जाननी है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि औरंगजेब की राजपूत नीति क्या थी। तो औरंगजेब ने अपने शासन के प्रारंभिक 20 वर्षों तक राजपूतों के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण, एकदम फ्रेंडली व्यवहार किया। उसने मेवाड़ के राजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसका मनसब 5000 रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया, 6000 रुपए कर दिया। और इस तरह औरंगजेब उनके साथ धोखे की नीति अपना रहा था। अब गाइस आगे क्या हुआ, 10 दिसंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई और मुगलों ने बड़ी आसानी से जोधपुर पर अधिकार कर लिया। वहां फिर क्या हुआ, फौजदार, कोतवाल तथा अमीर के पदों पर मुसलमानों को ही नियुक्त कर दिया गया और औरंगजेब, अजीत सिंह और दुर्गावास के मध्य 30 वर्षों तक फिर संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें भी यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें बेसिकली बस यही जाना है कि औरंगजेब की राजपूत नीति क्या थी। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में केवल आपको इतना ही पता होना चाहिए। आगे बढ़े जाए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 7303838500। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये फिर से अगेन आपका औरंगजेब के ऊपर ही है। वहां पर तो उसकी नीति, राजपूती जो नीति थी वो पूछी गई थी। यहाँ पर मराठों का मुकाबला उसने कैसे किया है इसके बारे में ही आपको ध्यान रखना है। तो भी औरंगजेब एक दकियानूस और संकुचित विचारों वाला कट्टर सुन्नी शासक था। ठीक है, यानी उसकी सोच अच्छी नहीं थी, एक संकुचित छोटे सोच का इंसान था। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परित्याग कर दिया। हालांकि दक्षिण नीति के संबंध में धार्मिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं रही। अकबर के काल से ही मुगलों और दक्षिणी राज्यों के संबंध में बदलाव आते रहे। बीजापुर और गोलकुंडा की विजय से औरंगजेब की दक्षिण की विजय पूरी नहीं हुई और औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत में मराठों की नवीन शक्ति का उदय हुआ। अब क्या हुआ, औरंगजेब का सर्वाधिक संघर्ष मराठों से हुआ। तो मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मुगलों से शिवाजी का प्रथम संघर्ष तब हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नर पर आक्रमण किया। लेकिन 1657 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब ने उन्हें युद्ध में परास्त करके संधि करने पर बाध्य कर दिया और राजा जयसिंह ने 1665 ईस्वी में शिवाजी को पुरंदर भूमि मुगलों को सौंप दी। इसके बाद 1670 ईस्वी तक शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध एक आक्रमण नीति का पालन किया, किंतु औरंगजेब ने भी 1684 से 87 दक्कन के प्रदेशों को खुल्लम खुल्ला अपने राज्य में शामिल करने की नीति अपनाई। सो गाइस यहाँ पर औरंगजेब ने इस तरीके से बीजापुर की घेराबंदी की, निगरानी खुद की और 1687 से 1707 तक मराठों के साथ लड़ाई इस तरीके से जारी रही। सो गाइस यहाँ पर इस
क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी डेट्स यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि भी औरंगजेब ने मराठों का मुकाबला किस तरीके से किया। यहाँ पर थोड़ी सी आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में डेट्स मैटर करती है। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10 के। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस करके आप हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोस के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। तो यहाँ पर हमने मुगल शासन की व्यवस्था के बारे में जाना है। गाइज अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको केवल और केवल 10 रुपीज़ का पे करना पड़ता है। वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपकी पर्सनली चॉइस है। बहुत से बच्चे जो है वीडियो के थ्रू नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करते, तो वो PDF फाइल के लिए बोलते हैं। तो PDF फाइल के लिए यहाँ पर आपको केवल 10 रुपीज़ का चार्ज करना पड़ेगा पर एक चैप्टर के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई बुक ना खरीदने की जगह पर अगर आपको सभी चैप्टर्स के लगभग 30+ आपके इसमें चैप्टर्स हैं पूरे हिस्ट्री में, तो अगर आपको सभी चैप्टर्स के जो है नोट चाहिए, PDF फाइल चाहिए, तो उसके लिए आपको केवल और केवल 200 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे और आपको पूरी एक गाइड तरीके की यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो हर एक 5-5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जा रहे हैं। बट अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, आपके लिए कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको वीडियो को देखकर उसमें से लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, समझना चीज़ों को, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 11 के साथ। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।